डिसोसिएटिव आइडेंटिटी विकार या मल्टीपल पर्सनैलिटी विकार एक दुर्लभ चिकित्सीय स्थिति है और मेरा मानना है कि लघु श्रृंखला के माध्यम से इसकी खोज करना एक बेहतरीन विचार है। आप देखिए, केवल एक श्रृंखला ही आपको एक जटिल चरित्र आर्क बनाने के लिए पर्याप्त स्थान और समय दे सकती है। जब नेटफ्लिक्स ने एक वृत्त चित्र के माध्यम से इसे चित्रित करने की कोशिश की, तो मुझे यह स्पष्ट हो गया कि एक पूर्ण विकसित अनुकूलन ही इस तरह की जटिलता के साथ न्याय कर सकता है। और एप्पल टीवी प्लस पर रूपांतरण देखने के बाद मुझे लगता है कि द क्राउडेड रूम चमकता है और अधिकांश मनोवैज्ञानिक थ्रिलरों से मीलों आगे निकल जाता है। यह डैनियल कीज द्वारा लिखित 1981 के उपन्यास द माइंड्स ओन ऑफ बिली मिलिगन का रूपांतरण है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी विकार पर आधारित किसी श्रृंखला या फिल्म की समीक्षा के लिए इसकी तुलना डेविड फिंचर के फाइट क्लब से करना बहुत आसान है, जहां ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन के पात्र व्यक्तित्वों में से एक को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन मेरे पास एक अलग सादृश्य है और जब आप श्रृंखला देखेंगे तो आप सहमत हो सकते हैं। मेरे पास परिप्रेक्ष्य और तुलना के लिए यहां लाने के लिए वास्तव में दो उपमाएं हैं। पहला है डिफेंडिंग जैकब और दूसरा है बॉय ए। यदि आपने डिफेंडिंग जैकब देखी है तो आप जानते होंगे कि किसी किरदार को परखते समय दर्शकों को किस दुविधा से गुजरना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको चरित्र के प्रति पूरी सहानुभूति महसूस होगी, लेकिन अंत में ही आपको एहसास होगा कि आपकी धारणाएं और भावनाएं गलत हो सकती हैं। क्राउडेड रूम पहले 5 एपिसोड के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है। छठे एपिसोड से आप जानते हैं कि यह कहानी वास्तव में कैसे सामने आने वाली है और यहीं से फिल्म बॉय ए के साथ मेरी तुलना शुरू होती है। इसलिए इसे उबाऊ दूसरा भाग बनाने के बजाय द क्राउडेड रूम इससे निपटने के लिए एक और तरीका अपनाता है। जब एंड्रयू गारफील्ड ने बॉय ए में जैक बर्रिज का किरदार निभाया तो मैं भावनात्मक रूप से आश्चर्यचकित रह गया। जिस तरह का सामाजिक निर्णय और अस्वीकृति एक व्यक्ति महसूस कर सकता है और अंततः अपने जीवन को त्यागने का निर्णय ले सकता है, वह बहुत दुखद और भावनात्मक रूप से मार्मिक है। एंड्रयू गारफील्ड अपने सशक्त अभिनय कौशल से इसे प्रबंधित करने में सक्षम थे। इस श्रृंखला के 6 से 9 एपिसोड में खोजबीन की गई और उसी पर जोर दिया गया। वास्तव में एपिसोड 9 में डैनी सुलिवन की मां एमी रोसुम द्वारा अभिनीत ने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि क्या उसके सौतेले पिता द्वारा उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया गया था या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया था। 9वें एपिसोड को फैमिली नाम दिया गया है और जिस तरह का समर्थन उन्हें अपनी मां से मिला वह दर्शकों के लिए भी उतना ही परेशान करने वाला। वह दृश्य जहां वह जेल की कोठरी में अपनी जान देने की कोशिश करता है, उसने मुझे उसी तरह प्रभावित किया है जैसे एंड्रयू गारफील्ड ने चरमोत्कर्ष में बॉय ए में निभाया था। और टॉम हॉलैंड का प्रदर्शन उदार है। यहां तक कि आखिरी एपिसोड भी बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, जहां डैनी अंततः अपनी मां से इस बारे में बात करता है कि उसे कब एहसास हुआ कि उसका बेटा इतने सदमे से गुजरा है। और एमी रोसुम का प्रदर्शन सराहनीय है कि वह हमेशा से जानती थी, लेकिन एक मजबूत आदमी डैनी के सौतेले पिता के गहरे संघर्ष और प्रभाव के तहत इसे कभी स्वीकार नहीं करना पड़ा। वह अपने जीवन में एक मजबूत आदमी चाहती थी, लेकिन उसकी जगह केवल एक राक्षस ही ले पाई। और डैनी की चुप्पी सब कुछ कहती है, क्योंकि वह सिर्फ यही चाहता था कि उसकी मां सुरक्षित रहे। यदि आप रुचि रखते हैं और भावनात्मक मनोवैज्ञानिक थ्रिलरों के लिए भूख रखते हैं, तो यह एक अवश्य देखने वाली श्रृंखला है और इसमें कुछ बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन, पटकथा लेखन और निर्देशन का एक मजबूत मिश्रण है। और यह मत भूलिए कि अदालत में डैनी क्रिस्टोफर एबॉट द्वारा अभिनीत का बचाव करने वाले वकील भी अपनी संवाद अदायगी में अद्भुत हैं। अपने सबसे परिपक्व प्रदर्शन में अमांडा सेफ्राइड भी फायदेमंद है। मुख्य किरदार और वकील दोनों के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि यह हाल के वर्षों में मेरे द्वारा देखी गई सर्वश्रेष्ठ श्रृंखलाओं में से एक है, और यदि आपने इसे पहले से नहीं देखा है तो मेरा सुझाव है कि आप इसे देखें और इस तरह की अधिक जानकारी और अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।